नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। हमने आपसे कहा था कि हम टॉपिक वाइज भी आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस कराएंगे, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर में बीपीएससी के आ चुके हैं या अलग अलग बिहार के पेपर में आ चुके हैं, उन सभी के प्रश्नों का संकलन करके टॉपिक वाइज हम आपको कराएंगे, जिसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास आज का हमारा टॉपिक है, जिस पर आधारित पूरे 125 प्रश्न हम प्रैक्टिस करेंगे। और इस 125 प्रश्न में आप देखेंगे तो जिस प्रकार से आपके ऑफिशियल कोर्स में 5-5 ऑप्शन आने हैं, तो बहुत से ऐसे एग्जाम है जिसमें 5 क्वेश्चन ऑलरेडी आते हैं। जैसे बीपीएससी का जो प्री पेपर है, तो उसमें आपको 5-5 ऑप्शन भी देखने को मिलेंगे। सभी ऑप्शन नहीं होंगे, क्योंकि केवल जिन ऑप्शन में 5 किसी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, वही यहाँ 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रश्न किसी न किसी पेपर में आए हुए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में पशुपालन और कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से आपके मिले हैं? तो ये आपके मिले हैं मेहरगढ़ से। आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। और अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, तो ये आपका स्थिति है संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव। यहाँ पर आपको भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य जो है आपके मिले हैं। और जब बात होती है नवीनतम खोज के पहले भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य, तब वहां पर स्थल मेहरगढ़ जो है वो हो जाता है। और बाकी चावल के साक्ष्य वाला स्थल जो है वो कोल्डीवा है, ये भी काफी पूछा जाता है, जो कि प्रयागराज जिले में बेलन नदी के तट पर स्थित है। इनमें से किसको कैल्कोलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपका ताम्र पाषाण युग आपका जो है वो सही हो जाएगा। ताम्र पाषाण को कैल्कोलिथिक युग के नाम से जाना जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ साथ पत्थर के बने हुए जो उपकरण है उनका प्रचलन मिलता है, वो इसमें आते हैं। अगला है हड़प्पा जो है, उसमें मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो कौन सा रंग था? ये आपका लाल रंग जो है वो हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, डिजाइन के आधार पर दो टाइप के बर्तन होते थे। एक बिना डिजाइन वाला बर्तन, और दूसरा होता था जिसको कहते हैं मृद भांड। तो जो मृद भांड होता था, उसको बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण जो है वो किया जाता था। इसको पकाने पर हल्के भूरे लाल रंग का रूप जो है ये देखने को मिलता था। सिंधु सभ्यता इनमें से किस युग में आपका पड़ता है? तो कौन से युग में पड़ता है? ये आपका आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है, सिंधु घाटी सभ्यता। बाकी इसका समय यहाँ पर 2500 बीसी से 600 बीसी तक देखने को मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला, यानी पक्की ईंटों से बनी इमारत जो है सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता एक तो नगर नियोजन भी है। इसके अलावा नगर और कस्बे जो हैं वो एक निश्चित योजना के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिलते थे। विशाल स्नानागार और अन्नागार, ये जो काफी ज्यादा पूछा जाता है, वो भी याद रखिएगा। छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो हड़प्पा के बंदरगाह के रूप में आपका लोथल जो है वो आपका जाना जाता है। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे आपका स्थित है। और यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हड़प्पा कालीन बंदरगाह। इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में आपको देखने को जो है वो मिलता है? आप देखेंगे यहाँ पर 2022 तक के लेटेस्ट सभी क्वेश्चन शामिल हैं। 2023 में अब पेपर की डेट आ चुकी है, जो बीपीएससी प्री है, 2022 तक के सारे क्वेश्चन इसमें हैं। तो हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में आपका इनमें से कौन सा है? तो लोथल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा का हल जो है वो प्राप्त हुआ है? तो कहां से? तो टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है आपका बनावली से। आंसर बी वाला हो जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है बनावली, इसी से टेराकोटा का हल जो है वो प्राप्त हुआ है। अगला, इनमें से कौन सा हड़प्पन नगर है जिसमें जुते हुए खेतों के निशान देखने को मिलते हैं? एक बहुत पूछा जाता है। तो जुते हुए खेतों के निशान आपको कालीबंगा से देखने को मिलते हैं। साथ ही इसमें यह भी लिखा है कि घग्गर नदी है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, घग्गर नदी के किनारे स्थित है आपका कालीबंगा। यहीं से आपको देखने को मिलते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य। इनमें से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं था? दो ऑप्शन है, आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, और दो ऑप्शन यहाँ है, एम एस वत्स और वी ए स्मिथ। तो आपका वी ए स्मिथ यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था, और 1926-27 से वर्ष 1933-34 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित जो है वो रहे थे। बाकी मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? सबसे पहले 1922 में हुई थी खोज, राखल दास बनर्जी ने जो है इसकी खोज जो है वो की थी।
अगला है बोग जकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि। चार ऑप्शन है, मतलब पांच ऑप्शन है, आंसर की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वह जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें वैदिक देवी और देवताओं का वर्णन मिलता है, तो उसको कहते हैं बोग जकोई। बाकी देवताओं में लिखे भी हुए हैं, इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य देवताओं का आह्वान इसमें देखने को मिलता है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया? प्रैक्टिस सेट कराया था, उसमें देखिए आया भी था, परुष्णी नदी आपका सही होगा आंसर में। 10 युद्ध, 10 राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी, वर्तमान में अगर बात करें तो रावी के तट पर लड़ा गया था। इसमें भरतों के राजा सुदास ने 10 राजाओं के एक संघ को हराया था। अगला है ऋग्वेद का कौन सा मंडल है जो कि पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा 9वां मंडल, सोम को पूरी तरीके से समर्पित है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो टोटल 10 मंडल हैं। 9वां जो मंडल है उसके सभी 114 मंत्र हैं जो कि सोम को समर्पित हैं। सोम जो है वो आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मूजवंत पर्वत से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल था इसमें चारों वर्णों का उल्लेख किया गया है, इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूरी तरीके से किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? ये सोम और इस पेपर नामाकृत देवता, इनको जो है ये समर्पित है। गायत्री मंत्र बहुत पूछा जाता है, कौन सी पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद में आपको ये देखने को मिलता है, याद रखिएगा। और इसके रचनाकार कौन है? तो विश्वामित्र हैं इसके रचनाकार, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसको लेकर के बात की गई है। इनमें से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो किया था? परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन वैशेषिक के द्वारा जो है वो किया गया था, और वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से होता है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है महावीर स्वामी जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था? बहुत ज्यादा हम समय नहीं दे रहे हैं किसी प्रश्न में, इस कारण से कि प्रश्न की संख्या 125 है, तो कम समय में ज्यादा करा लें। बाकी तो आप वीडियो की स्पीड अपने आप घटा बढ़ा करके अपने अनुसार देख पाएंगे। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है इनका जन्म, देखिए कितनी बार पेपर में रिपीट हुआ है, तो कुंडग्राम में इनका जन्म जो है वो हुआ था। और महावीर स्वामी का जन्म की बात करते हैं तो वैशाली के निकट हुआ था, 599 ईसा पूर्व में हुआ था। माता का नाम जो है वो त्रिशला था। वैशाली के लिच्छवी गणराज्य की प्रमुख चेटक की बहन थी। पिता का नाम सिद्धार्थ था और इनके बड़े भाई थे नंदीवर्धन। प्राचीन संस्कृत की एनसीईआरटी पुस्तकों में इनका जन्म 540 ईसा पूर्व देखने को मिलता है, और इसी के अकॉर्डिंग भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, और महावीर स्वामी जी का सही जन्म जो है वो आपका 599 ईसा पूर्व ही आपको देखने को मिलता है। बाकी नवीन संस्करण में अब 599 ही आपको समय देखने को मिलता है। अगला है महावीर जैन जो है उनकी मृत्यु इनमें से कौन से नगर में हुई थी? तो कहां पर हुई थी? ये हुई थी पावापुरी में। कहां हुई थी? पावापुरी में। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली के निकट और कुंडग्राम में, बता चुके हैं, पिता सिद्धार्थ। और बाकी बात करते हैं तो वज्जी संघ के प्रमुख सदस्य थे, और राजगृह के समीप स्थित पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग दिया था 72 साल की एज में। महावीर स्वामी का पहला शिष्य कौन था? तो जामाली जो है इनका पहला शिष्य था। और महावीर स्वामी की अगर बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम जो है वो यशोदा था। उनसे प्रिय दर्शना नामक एक पुत्री भी हुई थी, तो इनकी जो पुत्री है उसका नाम क्या था? प्रिय दर्शना था। और विवाह जो है इनकी पुत्री का जो हुआ था वो जामाली नाम के क्षत्रिय से हुआ था, वही प्रश्न में पूछा गया था। और इनका जो शिष्य है वो यही जामाली ही था जिनकी पुत्री का विवाह जो है जिससे हुआ था। बाद में फिर देखने को और भी चीजें मिली, वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। अगला है इनमें से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ जो है वो कहलाता है? तो 14 पूर्व जो लिखा हुआ है ये आपका सही हो जाएगा। 14 पूर्व प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। अंतिम नंद राजा के समय में ये आपके संभूत विजय और भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे, और ये ही महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों के विषय में जानने वाले अंतिम शासक थे। अगला क्वेश्चन आपका, महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन कौन से स्थान पर दिया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और 20 क्वेश्चन अब तक हो चुके हैं। जो भी लोग वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं आपके लिए अच्छी से अच्छी हर चीज ढूंढ ढूंढ कर लेके आए जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करे। बस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं लाइक जरूर कर दीजिए, शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी कर दीजिएगा, और लोग भी आपके माध्यम से जुड़ते रहे। आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सारनाथ। तो धर्म चक्र प्रवर्तन जो है किस स्थान पर दिया था? सारनाथ में दिया था। और स्थिति की अगर बात करें तो पूर्णिमा की रात्रि को एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही वो बुद्ध जो है वो कहलाए थे।
बाकी उरुबेला जो है वहां से अपने सबसे पहले ऋषिपत्तनम, वर्तमान में सारनाथ है, वो यहाँ पर आए थे और इन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया था। और जो पहला उपदेश था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये लाइन है, जरूर इसको याद रखिएगा। बाकी ये उपदेश था दुख दुखों का कारण है, दुख का अंत उनके समाधान से संबंधित है, इसे 4 आर्य सत्य भी कहा गया है। अगला है महात्मा बुद्ध जी का जो महापरिनिर्वाण है वो कहां पर हुआ था? तो महापरिनिर्वाण जो है आपका हुआ था वो ऊपर अभी हम देख कर आए हैं, कुशीनगर में हुआ था। महात्मा बुद्ध जी की जब बात होती है, अपना पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। इसके पश्चात बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कपिल वस्तु, राजगृह, वैशाली और कौशल राज्य गए थे। सबसे अधिक बौद्ध धर्म का जो प्रचार है वो इन्होंने कौशल राज्य में किया था और कौशल नरेश प्रसेनजीत ने भी अपने परिवार के साथ बुद्ध की शिष्यता ग्रहण की थी। अपना प्रचार करते हुए मल्लों की राजधानी ये पावा पहुंचे थे और वहीं पर ही ठहरे थे। इन जो ध्यान रखना है वो याद रखना है कि कुशीनारा जो है, कुशीनगर, यहाँ पर जो है लास्ट में आए थे और इनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, शरीर त्याग दिया था। इसको क्या कहते हैं? तो इसको महापरिनिर्वाण कहते हैं। शरीर त्याग को बौद्ध जो धर्म है उसमें क्या कहते हैं? महापरिनिर्वाण। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? त्रिपिटक आंसर की बात करते हैं तो आपका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान करके ये आपको बौद्ध धर्म में देखने को जो है वो मिलता है। विनय पिटक, अच्छा वो नहीं है, ये है आपका पिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। बाकी बुद्ध जो हैं उनकी मृत्यु के बाद इनकी शिक्षाओं का संकलित करके 3 भागों में बांट दिया गया था, इसी को कहते हैं त्रिपिटक। जो विनय पिटक है वो संबंधी है और नियम और आचार की शिक्षाएं देता है। सुत्त पिटक महात्मा बुद्ध जी के वचनों से संबंधित है और अभिधम्म पिटक दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित है। अगला कह रहा है त्रिरत्न या 3 रत्न जैसे सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो जब त्रिरत्न की बात होती है, ऊपर देखिए पिटक, त्रिपिटक की बात होती है, तब आप जाते हैं बौद्ध धर्म के साथ। यहाँ पर बात हो रही है त्रिरत्न की और बाकी ऑप्शन जैन धर्म, ईसाई धर्म ये सभी दे रखे हैं। तो अभी जो पिछले वाले ऑप्शन में बताया था ना, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो इसमें आना चाहिए बिल्कुल। तो ये सम्यक धारण जो है, जिसको दर्शन भी कहते हैं, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान, ये आपके बनाए गए हैं, जैन धर्म से संबंधित हैं। मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए। अब इन तीनों को जैन धर्म में क्या कहते हैं? त्रिरत्न कहते हैं। अब देखिए आपने प्रश्न बीपीएससी 2020 में आया है, आप प्रीवियस ईयर से अंदाजा लगा लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला, इनमें से कौन सी बात है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान ही नहीं थी? तो कौन सी बात थी? वो थी आपकी आत्म दमन को लेकर के। गौतम बुद्ध जी ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया था, मोक्ष के लिए कठोर साधना में वो विश्वास नहीं रखते थे। और महावीर स्वामी ने मोक्ष प्राप्ति के लिए घोर तपस्या कही थी, शरीर त्याग को आवश्यक बताया था। तो एक जो थे, जो दूसरे एक दूसरे के एकदम विपरीत थे, इसी को ही कहते हैं आत्म दमन। अच्छा क्वेश्चन था। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है, तो बोधि वृक्ष कौन सी पीढ़ी का है? तो ये आपका पंचम पीढ़ी आपका सही हो जाएगा। महाबोधि जो मंदिर है वो वर्तमान बोधि वृक्ष वहां नहीं है, इसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध जी ने ज्ञान प्राप्त किया था। तो जो हेनसांग है उनके अकॉर्डिंग शशांक नामक एक सम्राट था जिसने इसको नष्ट कर दिया गया था। उसके बाद इसी स्थान पर 2 और वृक्ष रोपित हुए थे और नष्ट हुए थे। वर्तमान वृक्ष जिसको हम देख रहे हैं वो 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसको अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। देख रहे हैं कितना डिटेलिंग में है क्वेश्चन। ये वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इसमें गिरी हुई जो पत्तियां हैं उनको ही छूने और उठाने का अधिकार है। और ये वृक्ष क्रमशः 2 बार सम्राट अशोक, एक बार पुष्यमित्र शुंग और एक बार पूर्व वर्मा और अंत में कनिंघम द्वारा भी लगवाया गया था। तो ये 6ठी पीढ़ी का वृक्ष है। इस तरीके से आपका अलग अलग लोगों ने वृक्ष लगवाए थे। बाद में देखिए लिखा भी गया है कि बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर इसे 5वीं पीढ़ी का ही बताया गया है, जबकि तथ्यों में विवाद होने के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को मूल्यांकन से ही हटा दिया था। अगला है, वैसे 5वीं है पीढ़ी उनके ऑफिशियल वेबसाइट पर। अगला क्वेश्चन है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के लिए रूप में किया था? तो आजीविकों ने जो है वो किया था। मौर्य जो युग है उसमें पर्वत गुफाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूरी तरीके से विकास हुआ था। अशोक और उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों को काट करके आजीविकों के लिए आवास जो है वो बनाए गए थे। और इसके नाम भी देखिए लिखे हैं, सुदामा की गुफा, कर्ण चौपड़ नामक गुफा। अगला कह रहे हैं, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक जो है वो इनमें से कौन थे? तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे आपके मख लिगोसाल करके। ये जो है वो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। बाकी ये जो है वो महावीर स्वामी जी के शिष्य थे। बाद में मतभेद वगैरह हो गया था तो इन्होंने अलग से अपना संप्रदाय बनाया था, बस इतना पता होना चाहिए। अगला कह रहा है, पाटलिपुत्र के संस्थापक जो है वो कौन थे? कई लोगों ने राजधानी भी पाटलिपुत्र को बनाया। आंसर की बात करते हैं तो आंसर उदयन जो है वो आपका सही हो जाएगा।
अगर पाटलिपुत्र की स्थापना की बात करते हैं तो अजात शत्रु के उत्तराधिकारी थे उदयन, जिन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बना करके इसकी स्थापना की थी और मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित जो है वो की थी। ये राजधानी बहुत पूछा जाता है। ये नगर शिशुनाग वंश, नंद वंश और मौर्य वंश की भी राजधानी बाद में रहा है। तो मेन आपको ध्यान रखना है, उदयन ने जो है इसको बनाया था। अगला का है, किस शासक के द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था? तो पाटलिपुत्र का चयन इनमें से किसने किया था? ये किया था उदयन ने, अभी ऊपर बताया हमने। तो हर्यक वंशी शासक उदयन जो थे, उन्हीं की शासन काल में इसका निर्माण हुआ था और राजगृह से इसी नव स्थापित नगर में राजधानी ट्रांसफर हो गई थी। किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? ऊपर देख चुके हैं, उदयन देख रहे हैं, अलग अलग पेपर में क्वेश्चन सेम आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र जो है वो लिच्छवी जो है, इनके द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवियों ने विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा और शक्तिशाली गणराज्य था और लिच्छवी जो है वो वज्जी संघ में प्रमुख था। मगध की प्रारंभिक राजधानी इनमें से कौन सी थी? ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह थी, गिरिब्रज थी, बहुत पूछा जाता है। आंसर सी वाला आपका हो जाएगा। बाकी यहाँ पर बताया गया है, इस वंश के पहले राजा थे बृहद्रथ के पुत्र जरासंध, जिसने ही गिरिब्रज को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। बाकी मगध का पहला प्रतापी शासक कौन था? तो वो बिंबिसार जो है वो था। उसके बाद इसका अजातशत्रु मगध का शासक जो है वो हुआ था। अगला है, अजातशत्रु के वंश का नाम जो है वो क्या था? अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? ऊपर भी बात की हमने, हर्यक वंश से संबंधित जो है ये था। मगध का शासक अजातशत्रु अपने पिता और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर जो है वो बैठा था। कौन बैठा था? अजातशत्रु जो है वो बैठा था। और फिर इसकी हत्या भी उसके पुत्र उदयन ने जो है वो कर दी थी, ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगला है, सेंड्रोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान इनमें से किसने जो है वो की थी? आंसर की बात करते हैं तो आपका विलियम जोन्स जो है वो सही हो जाएगा। सेंड्रोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जोन्स ने जो है वो की थी। विलियम जोन्स पहले ऐसे विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकोट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से जो है वो करवाई थी, वही यहां पर बताया गया है। अगला क्वेश्चन 36, कि ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन जेम्स प्रिंसेप हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी हाल में यूपी में भी पेपर हुआ था, उसमें भी पूछा गया था, तो जरूर ध्यान रखिएगा। ब्राह्मी लिपि को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था और अंग्रेज विद्वान था। इसने अशोक के लिखे जो ब्राह्मी लिपि थे उसका उद्वाचन किया था 1837 में। लेखों के देवान नाम प्रिय की पहचान सिंहन के राजा तिस्स से कर डाली थी। इतना कुछ खास नहीं है, बस वही ध्यान रखिएगा। और 1915 में मास्की से प्राप्त लेख में अशोक नाम भी पढ़ लिया गया था। अगला है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो आपको पता है, इंडिका पुस्तक है। और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था और इसका विवरण के बारे में भी कहाँ से जानकारी मिलती है? बस इतना ध्यान रखिएगा, इसकी पुस्तक इंडिका मौर्य इतिहास का प्रमुख स्रोत है। इंडिका का लेखक कौन था? मेगास्थनीज था। एक ही क्वेश्चन को अपोजिट डायरेक्शन में भी पूछा जाता है, तो वे आप याद रख सकते हैं। मेगास्थनीज जो दूत था वो इनमें से किसका था? तो मेगास्थनीज जो दूत था सेल्यूकस का था या सिकंदर डेरियस यूनानी? तो सेल्यूकस का जो है मेगास्थनीज दूत था, ये सही हो जाएगा। जो मेगास्थनीज था वो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। और इससे पहले ये अराकोसिया के क्षत्रप के राज दरबार में सेल्यूकस का राजदूत भी ऑलरेडी रह चुका था। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अंतिम मौर्य सम्राट आपका बृहद्रथ जो है वो था। बृहद्रथ की हत्या इसके सेनापति किसने की थी? पुष्यमित्र शुंग ने जो है वो की थी। कौन से अभिलेख में रुद्र दामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियों के बारे में बात की गई है? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा जूनागढ़ का अभिलेख। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो ऐसे क्वेश्चन है जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, उसी को मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट के तौर पर बता देता हूँ। तो गुजरात के जूनागढ़ से रुद्र दामन का एक और अभिलेख प्राप्त हुआ था, उसी को लेकर के बात की गई है और ये विशुद्ध संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में जो है वो लिखा गया है। और ये भी लिखा, यह अभिलेख अब तक प्राप्त संस्कृत अभिलेखों में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो किसका था? आंसर की बात करते हैं, खारवेल जो लिखा हुआ है ये आपका सही हो जाएगा। कलिंग का चेदी वंशीय शासक था खारवेल, इसी को लेकर के यहाँ पर बात की गई है। एक पॉइंट ये भी लिखा है, अच्छा, हाथी गुम्फा अभिलेख कौन सी भाषा में है? तो प्राकृत भाषा में है।
अगला क्वेश्चन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? ये दो ऑप्शन दिए हुए हैं, बाकी तीन ऑप्शन यहाँ नीचे दिए गए हैं। इनमें से सही कोई भी नहीं होगा क्योंकि अभी ऊपर ही हम देख कर रहे हैं कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक था मेघ मेघ महामेघवाहन नामक व्यक्ति था और इस वंश का नाम था महामेघवाहन वंश भी पड़ गया था और इसी वंश का सर्वाधिक जो शक्तिशाली शासक था वो था खारवेल। आंसर यहाँ पर ई वाला सही हो जाएगा। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन है हथी गुम्फा अभिलेख, ये ऊपर हम बता चुके हैं। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन सा सही हो जाएगा? आंसर आपका समुद्रगुप्त जो है वो हो जाएगा। भारत नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वो कहां से मिलता है? तो प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिसेन। गुप्त सम्राट जिसने हूणों को पराजित किया था वो इनमें से कौन थे? तो हूणों को हराने वाले जो थे उनका नाम था स्कंदगुप्त। आंसर हो जाएगा सी वाला। हूणों का पहला भारतीय आक्रमण हुआ था गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के टाइम में और स्कंदगुप्त के हाथों बुरी तरीके से हार गया था। हुक्र जो हूण आक्रमण का नेता था वो था खुसनेवाज करके। और बाकी इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। स्थिति आप याद रख सकते हैं कि उत्तर पश्चिम के कई क्षेत्रों पर हूणों ने कब्जा कर लिया था। अगला कह रहा है किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? बिना जोती हुई जंगल भूमि, सिंचित भूमि, ऐसे करके चार ऑप्शन है। पहले ही सही हो जाएगा। बिना जोती हुई जो जंगल भूमि होती है इसी को कहते हैं अपृहत, अर्थात जिस पर खेती ना की गई हो उसको कहते हैं अपृहत भूमि। ये गुप्तकालीन राजस्व व्यवस्था का एक टर्म था। चीनी यात्री संयोगन ने भारत की यात्रा जो है वो की थी, तो कब से कब तक की थी वो यहाँ पूछा गया है। आंसर की बात करते हैं तो आंसर यहाँ पर पहला हो जाएगा 515 ईस्वी से 520 ईस्वी तक। बाकी यहाँ पर अपने 3 वर्षों में बौद्ध धर्म की प्रतियां इसने एकत्रित की थी। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री आया था? तो हा से आपका हर्षवर्धन है और हा से आपका ह्वेनसांग है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी वाला। बाकी बौद्ध धर्म से संबंधित इसने भी काफी वर्क किया था और इसने एक जो ग्रंथ लिखा है उसका नाम है सी यू की। जो इन पूरा लिखा है कहानी में इसको ऐसा नहीं हो कि खाली स्क्रॉल कर देता हूँ, बहुत स्पीड में पढ़ते हैं और जिसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया है। अगला है कल्हड़ की पुस्तक का नाम जो है वो क्या था? तो कल्हड़ की पुस्तक आप जानते हैं राज तरंगिणी थी। बहुत ही रचना पूछी जाती है और इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने जयसिंह के शासनकाल में जो है वो पूरी की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य ने राजनीति शास्त्र पर प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र जो है वो उसकी रचना की है। तो चाणक्य ने की है, ये तो आपको पता ही होगा। 50 प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं कि ओदंतपुर शिक्षा केंद्र इनमें से किस राज्य में जो है आपका स्थित है। और जो भी वीडियो से जुड़ते जा रहे हैं वीडियो लाइक शेयर अवश्य करते रहिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपके लाइक शेयर से। और साथ ही साथ जो ये टॉपिक वाइज वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं ये जरूर कमेंट में वीडियो के बता दीजिएगा, तो हम और भी जो टॉपिक है उनको लेकर के भी करा देंगे, वरना तो प्रैक्टिस सेट हम आपको करा ही रहे हैं। आंसर की बात करते हैं उदंतपुर शिक्षा केंद्र में से किस राज्य में है? तो ये आपका बिहार राज्य में है। और अगर बात करते हैं तो ये प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में प्राचीन काल में जाना जाता है। इसकी स्थापना पाल वंश के पहले शासक गोपाल ने जो है वो की थी। उदंतपुर जो है इसे उदनापुर भी कहा जाता है, पहली लाइन में लिखा हुआ है। अगला कह रहे हैं कर्नाट वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक इनमें से आपका नान्यदेव जो है वो था। महान योद्धा के रूप में जाना था। राजधानी इसने बनाया था सिमरावगढ़ को। कर्नाट वंश का शासनकाल मिथिला का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए अच्छा पॉइंट है, जब बिहार राज्य का पेपर दे रहे हैं तो ये जरूर आपको पता होना चाहिए कि मिथिला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो कर्नाट वंश के शासनकाल को कहा जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कर्नाट वंश का अंतिम शासक था वो हरि सिंह। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कला और साहित्य के महान संरक्षक के रूप में जाने जाते थे। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देती है? तो धर्मशास्त्र के समय में आपका सही हो जाएगा। 4 वर्ण थे बेसिकली इसमें, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे अलग अलग जातियां भी इसमें जो है वो बटी हुई थी, वो भी यहाँ पर बताया गया है। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध सभा कौन से नगर में आयोजित हुई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपका कश्मीर में हुई थी। बौद्ध धर्म की जो चारों संगीतियां, इनसे बहुत क्वेश्चन आते हैं। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीति थी वो सभा कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में जो है आपकी हुई थी।
इसकी अध्यक्षता जो है वो वसुमित्र ने की थी और अश्व घोष इसके उपाध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ये जरूर से जरूर आपको रटी होनी चाहिए, चारों बौद्ध संगीति बहुत पूछी जाती हैं। बाकी पहली बौद्ध संगीति आपकी राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में हुई थी, जब जो बुद्ध जी थे उनकी मृत्यु हो गई थी उसके बाद हुई थी। इस समय जो है वो जो मगध के शासक थे वो कौन थे, तो वो अजातशत्रु थे। और अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता महाकश्यप ने जो है वो की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। दूसरी बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और इस समय बुद्ध की मृत्यु के लगभग 100 वर्षों बाद पश्चात ये वैशाली में हुई थी। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी साब कमीर करके, जिसको सर्वकामिनी भी कहते हैं। ट्रिक बता चुके हैं ना, आजा राजा महाराजा वैश्य सबका काल, पटाओ मत आशिक कुंवर जी कंगाल। नहीं अगर देखी हो तो आप ऐसे डायरेक्ट गूगल पे भी सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगी ट्रिक। अगला क्वेश्चन कह रहा है पहली बौद्ध संगीत के अध्यक्ष जो है वो कौन थे, तो पहली बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे आपके इनमें से ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाकश्यप। जैसे पहली लाइन है आजा राजा महाराजा, तो महा से आपका महाकश्यप हो जाता है, महाराजा में जो महा है उससे महाकश्यप। भगवान बुद्ध जी के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो वो आपकी अभी बताया राजगृह में हुई थी, राजगीर में हुई थी। बुद्ध जी के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंधित 4 स्थानों को यहाँ दिया गया है, आपको सुमेलित करना है और बताना है कि कौन सा किससे जो है वो मैच होगा। तो आपको पता है कि जो महात्मा बुद्ध जी हैं उनका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी में हुआ था। फर्स्ट का मिल जाएगा थर्ड से, और फर्स्ट का थर्ड देखेंगे तो सी ऑप्शन में ये अकेले है भी, यानी कि बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी इसमें और भी मिलान कर लेते हैं, तो फर्स्ट का थर्ड हो गया। उसके बाद सेकंड ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन दिया था इन्होंने सारनाथ में, और निधन हुआ था उनका कुशीनगर में। तो वही चीजें यहाँ पर डिटेल में भी बताई गई हैं। बाकी ये सारी चीजें पता होना चाहिए कि जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था उसको धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, ये सारी चीजें। अगला कह रहा है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो बोध गया में जो है गौतम बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ऊपर अभी हम देख के आए हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया था, जहां पर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ था, पैदा हुए थे, प्रथम प्रवचन या मृत्यु, तो आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी कि गौतम बुद्ध जी को जहां पर ज्ञान प्राप्त हुआ था वहीं पर महाबोधि मंदिर जो है वो बनाया गया था। 35 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध जी को वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, और उसी को लेकर के यहाँ पर बताया गया है। बाद में 2002 में यूनेस्को द्वारा इसको विश्व धरोहर स्थल में के रूप में भी शामिल किया गया था। ये मंदिर पूरी तरीके से ईंटों से निर्मित है। गौतम बुद्ध जी को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वो कौन थे, तो वो थे आपके कनिष्क के टाइम में इनको देवता का स्थान जो है वो मिला था। कनिष्क के टाइम में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, जिसमें बौद्ध धर्म आपका हीनयान और महायान नामक 2 संप्रदायों में बढ़ गया था। महायान जो था शाखा, उसमें बुद्ध जी को देवता माना गया था और उनकी पूजा की जाने लगी थी। यही अगर बात करते हैं अनेक बोधिसत्वों को भी पूजा स्टार्ट हो गई थी। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहां पर थी, तो पहली गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो थी वो वैशाली में आपको देखने को मिलती है, जो कि आप भी गणतंत्रता के आधार पर संविधान को बढ़ते हुए देखते हैं वर्तमान में भी। बाकी यहाँ पर वज्जी और मल्ल नामक 2 राज्यों में आपको ये व्यवस्था देखने को मिलती थी, ये भी आप जरूर याद रखिएगा। वैशाली के लिच्छवी सर्वाधिक शक्तिशाली के शासक के रूप में जाने जाते हैं। 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है वो महाभारत में है, अंगुत्तर निकाय में है, या फिर आपका छांदोग्य उपनिषद में है, या संयुक्त निकाय में है। तो आंसर बी वाला हो जाएगा, जो कि अंगुत्तर निकाय दिया गया था। बौद्ध ग्रंथ जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजनपद का उल्लेख जो है वो किया गया है, और 16 महाजनपद से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, कई बार इनकी राजधानियों को लेकर के बन जाते हैं। 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज ये सभी थे। बाकी इसमें केवल 12 राज्यों के नाम ही मिलते हैं, वो भी बताया गया है, बाकी आपको पता होना चाहिए कि ये सभी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग जो था वो कौन सा था, कौन से युग में इसकी स्थापना हुई थी, तो आपका गुप्त साम्राज्य के समय में हुई थी। और आपको पता है नालंदा वर्तमान में बिहार में एक जो जिला है वो उसके रूप में भी पड़ता है, कई लोगों ने सेंटर भरा होगा तो ध्यान दिया होगा। बाकी अगर बात करते हैं इसमें, तो सर्वप्रथम कुमार गुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध जो विहार है उसको दान दिया था, और बाद में बुद्ध गुप्त, तथागत गुप्त और बालादित्य नामक गुप्त शासकों ने भी इस विहार को दान दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था, तो ये आपका बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चीनी यात्री जो ह्वेनसांग है वो यहीं पर आया था अध्ययन के लिए, ये चीज आपको पता होना चाहिए। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी जो व्यवस्था थी वो क्यों जो है वो लागू की गई थी, किस लिए लागू की गई थी मनसबदारी व्यवस्था, ये लागू की गई थी सैनिक जो थे उनकी सुगमता से भर्ती की जाए, इसलिए लागू की गई थी।
मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसको लेकर के मुगल शासक अकबर के द्वारा जो है वो लाया गया था। पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि इसको लाया कौन था। इसमें तीन चीजें देखने को मिलती हैं, पदाधिकारी का क्या वरीयता क्रम होगा वो, उनका क्या वेतन वगैरह रखा जाएगा वो, और एक क्या उनका उत्तरदायित्व होगा वो। ये तीन चीजें आपको देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कथन कारण वाला। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। पहला कथन लिखा है और कारण लिखा है महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था, इस कारण से पतन हो गया। अब पूछा यह गया है कि दोनों सही हैं, ए और आर, और एक व्याख्या उसकी दूसरे की कर रहा है या व्याख्या नहीं कर रहा है, ऐसे करके। तो आंसर की है तो सही दोनों, पर एक दूसरे की व्याख्या सही नहीं कर रहा है, उसको लेकर के यहाँ पर ऑप्शन आपका होगा। नालंदा में एक विख्यात बौद्ध पीठ और विश्वविद्यालय था। ये दक्षिणी बिहार में राजगीर के निकट स्थित था। 5वीं सदी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा स्थित विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया था, और उसी को लेकर के लिखा है मुस्लिम जब आक्रमण हुआ था तब इसका जो है वो पतन हो गया था। बंगाल के पाल शासकों द्वारा जो विक्रम विश्वविद्यालय था उसको संरक्षण देने के फलस्वरूप नालंदा का महत्व धीरे धीरे घटने लगा था। पहले मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष है वो कौन सी शताब्दी में देखने को मिलता है? तो दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी, ऐसे करके ऑप्शन है, तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी आपका सही हो जाएगा। वास्तविक संस्थापक राजा कौन था मगध साम्राज्य का? तो बिंबिसार था, ये हम ऊपर बता चुके हैं। मगध की राजधानी बहुत पूछी जाती है आपकी, तो बताइए इनमें से कौन सा होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका यहाँ पर दिए गए विकल्प में ए और सी दोनों सही है, पाटलिपुत्र भी और वैशाली भी। मगध की एक्चुअल में जो प्रारंभिक राजधानी थी वो गिरिव्रज हुआ करती थी, बाद में उदयन ने इसने पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया था। गुप्त काल तक मगध की राजधानी यही बाद में बनी रही थी। और मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले पहले राजवंश के विषय में गौतम बुद्ध पुराणों में अलग अलग जानकारी मिलती है। मगध पर शासन करने वाला पहला जो राजवंश था वो था आपका बृहद्रथ वंश, और इस वंश का पहला राजा था जिसका नाम था जरासंध। इसने गिरिव्रज को अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। तो कहने का मतलब है कि पाटलिपुत्र, वैशाली नहीं, आपका ए और सी आंसर सही है। यहाँ पर हमने वैशाली को टिक कर दिया, यहाँ पर पाटलिपुत्र और गिरिव्रज ये दो राजधानी बनाई हैं, और दोनों राजधानी अलग अलग लोगों ने बनाई। उदयन ने पाटलिपुत्र को बनाया था, और बाद में जो बृहद्रथ वंश था उसका राजा जरासंध था जिसने गिरिव्रज को भी बनाया, तो दोनों ने अलग अलग राजधानी बनाई। अगला कह रहा है प्राचीन महाजनपद मगध की पहली राजधानी इनमें से कौन सी थी? प्रश्न में यहाँ पर पहली राजधानी करके भी पूछ लिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन में पाटलिपुत्र दिया ही नहीं गया है, तो आपका आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, या उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि अभी ऊपर मैंने पाटलिपुत्र दिखाया। अगला कह रहे हैं नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन जो है वो किया था? तो किसने किया था? ये किया था मौर्य ने। नंद वंश के बाद मौर्य साम्राज्य आपका आया था। शिशुनाग वंश का अंत करके हो गई थी नंद वंश की स्थापना, और नंद वंश में कुल अलग अलग जो 9 राजा हुए उनको लेकर के यहाँ नाम भी जो है वो दिए गए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर बताया गया लास्ट में कि लास्ट में जो चंद्रगुप्त मौर्य है और चाणक्य है, इन्होंने धनानंद को हत्या कर करके नंद वंश का अंतिम अंत कर दिया था, और यहीं से ही आपका मौर्य साम्राज्य स्टार्ट हो गया था। धनानंद जो है यहाँ पर अंतिम राजा थे। इसको लेकर के देखा होगा अगर आपने, तो एक सीरियल पहले आता था मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड, चंद्रगुप्त मौर्य करके आता था, उसमें बहुत डिटेल में दिखाया गया था। अगला कह रहा है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो कौन है? तो वो विशाख दत्त आपके जो है वो हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी। विशाख दत्त के द्वारा रचना जो लिखी गई है वो है मुद्रा राक्षस, और इसी से ही चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। बाकी विशाख दत्त के नाम से 2 अन्य रचनाएं भी हैं, एक देवी चंद्रगुप्तम है और एक अभिसारिका वंचितम करके भी है। इनमें से मगध का कौन सा राजा है जो सिकंदर महान के समकालीन जो है वो आपका था? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर धनानंद जो है वो हो जाएगा। सिकंदर महान के समकालीन जो है ये राजा था, सिकंदर का समकालीन करके लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आपका पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का पहला मुख्यतः बना था, तो किसका बना था? महल जो है वो पूछा गया। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल है वो मुख्यतः किसका बना था? ईंट, पत्थर, लकड़ी या मिट्टी? तो ये जो है वो लकड़ी का जो है वो बना हुआ था, सी आंसर हो जाएगा। बाकी इसको लेकर के ये भी बताया गया है कि इसके अवशेष वगैरह देखने को मिलते हैं। अष्टप्रधान का गठन इनमें से किसने जो है वो किया था? तो अष्टप्रधान का गठन जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी शिवाजी के समय में जो है वो किया गया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जरूर याद रखिएगा। बाकी इसमें ये बताया गया है जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। इसमें कौन कौन है? तो इसमें पेशवा हैं, आपके अमात्य हैं, मंत्री हैं, सचिव हैं, सुमंत हैं, सेनापति हैं, पंडित राय हैं और न्यायाधीश हैं। ये शिवाजी के प्रशासन में आधुनिक काल के सचिव की भांति कार्य जो है वो करते थे। अगला इनमें से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी?
तो दक्कन की विजय जो प्राप्त की थी वो चंद्रगुप्त ने प्राप्त की थी, आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। और अशोक के कलिंग विजय को लेकर के भी यहाँ पर लिखा गया है, वो भी आप ध्यान दीजिएगा। अगला कह रहा है अभिलेख इससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो कौन से अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है? कलिंग, अशोक का गिरनार, रुद्रदामन का जूनागढ़ या अशोक का सुपारा। तो रुद्रदामन का जो अभिलेख था जूनागढ़ वाला, उससे ही जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र स्थित प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त ने वहां पर सुदर्शन झील बनवाई थी। ये भी पूछा जाता है सुदर्शन झील किसने बनवाई थी। और एक पूछा जाता है इसका किसने पुनरुद्धार करवाया था, यानी कि उसको सही करवाया था, इस तरीके से भी। तो बस आपको ये ध्यान रखना है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। इनमें से कौन सा वो क्षेत्र है अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो कौन नहीं था? वो था आपका इन चारों में से श्रीलंका। श्रीलंका अशोक के साम्राज्य में नहीं आता था। बाकी बिहार, कलिंग, अफगानिस्तान ये सभी जो है इसमें आते थे। और बाकी लिखा है क्योंकि इन राज्यों को प्रत्यंत या सीमावर्ती राज्य कहा जाता है। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा कौन से नगर में जो है वो आपकी आयोजित की गई थी? आंसर की बात करते हैं तो आपका पाटलिपुत्र में आयोजित जो है वो की गई थी। और वही यहाँ पर तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था, वही लास्ट में लिखा है पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। अगला कह रहा है अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भाषा पूछी जाती है तो आपकी प्राकृत भाषा आपकी जो है वो थी, जरूर ध्यान रखिएगा। और इसके अभिलेख जो थे उनका विभाजन 3 वर्गों में किया गया है। एक शिलालेख हो जाएगा, एक स्तंभ लेख हो जाएगा, एक गुहा लेख हो जाएगा। और शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए। यहाँ पर जो सहबाज गढ़ी है ना, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बाकी गिरनार आपसे पूछा ही जाता है, ऊपर आपने देखे क्वेश्चन। और ये टोटल 8 थे। 2 अभिलेख को लेकर के बात की गई, एक सहबाजगढ़ी और मानसेरा जिसकी लिपि ब्राह्मी ना होकर के खरोष्टी है। तक्षशिला से जो अरामेइक लिपि है उसमें लिखा गया एक भग्न अभिलेख भी बात की गई है, उतना ना याद रखिए। ये ध्यान रखिएगा अशोक के अधिकांश अभिलेख कौन सी भाषा में? प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है, जिसमें से आपका 2 ऐसे हैं जो ब्राह्मी में नहीं है, खरोष्टी में है, जिसमें से एक सहबाजगढ़ी बहुत पूछा जाता है और एक मानसेरा भी है। बाकी और भी अभिलेख लिखे हैं, ज्यादा याद करेंगे भूल जाएंगे। अगला है इनमें से पूछा गया किसने प्राचीन भारत की कौन सी लिपि है जो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? ये भी क्वेश्चन अच्छा है। तो ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, नंदागिरी में से बात करते हैं तो आंसर खरोष्टी लिपि हो जाएगा, जो कि लिपि दाहिने से बाईं ओर जो है वो लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि को जो है वो जाता है। उत्तर पश्चिम भारत की ये जो है वो लिपि थी। अशोक के धम्म का मूल संदेश जो है वो क्या था? तो मूल संदेश जो है वो इनमें से हो जाएगा आपका, इनमें से कोई नहीं। ना तो वफादारी, ना तो शांति अहिंसा, ना तो बड़ों का सम्मान, ना ही धार्मिक सहनशीलता। इसको लेकर के लिखा है नैतिक संहिता थी, अशोक धम्म एक नैतिक संहिता थी। दूसरे और 7वें अभिलेख के माध्यम से ये संदेश जो है इसमें दिया गया है। पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, इस तरीके से। अच्छा एक चीज ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है ना, बड़ों का सम्मान करना, धार्मिक सहनशीलता, ऊपर वाले ऑप्शन में भी तो दे रखा था। तो आपने ध्यान दिया होगा उपयुक्त में से कोई नहीं के साथ साथ उपयुक्त में एक से अधिक भी तो लिखा हुआ है। तो एक्चुअल में ये वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि बड़ों का सम्मान भी इसमें है, धार्मिक सहनशीलता भी है। क्लियर है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं नहीं सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही, मतलब एक ही ऑप्शन में दोनों है। ऑप्शन ई होगा, परंतु यहाँ एक्सप्लेनेशन में क्लियर किया गया है। आगे बात की गई कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था, ये था आपका भाब्रू स्तंभ, जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट जो है वो बताया था। भाब्रू अभिलेख जो है वो था। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो अशोक को जो है वो किस नाम से जानते हैं? चक्रवर्ती, प्रियदर्शी, धर्मदेव, धर्मकीर्ति। तो आपको पता है ऑप्शन देव नाम प्रिय जो है वो सही हो जाएगा। देव नाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, इन नामों से जो है वो जाना जाता है अशोक को। पुराणों में उसे अशोक वर्धन कहा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश जो है वो डाला गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश जो है वो डाला गया है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र नामक जो रचना है। इसकी तुलना किससे की जाती है? मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र कौन से विषय पर आधारित है?
तो कौन से विषय पर आधारित है इन पांचों ऑप्शन में से? आर्थिक शासन कला, विदेश नीति, धन संचय। तो आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। तो कौटिल्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र के अंतर्गत अगर बात करते हैं तो विदेश नीति की व्याख्या की गई है इसमें। इसके अलावा सप्तांग सिद्धांत की बात की गई है इसमें। साथ ही साथ अर्थशास्त्र में तत्कालीन प्रशासन और कृषि, शिल्प, व्यापार, इसको लेकर के भी जानकारी मिलती है। यानी एक से अधिक ऑप्शन वहां पर हो जाएंगे, जो कि धन संचय, विदेश नीति सब दे रखे थे। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने श्रेणियों में बांटा है? तो टोटल 7 श्रेणियों में बांटा है। कौन कौन सी ये 7 श्रेणी हैं? जिसमें दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक, ये सभी दे रखे हैं। मौर्य काल में एक चीज ये भी देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति ना तो अपनी जाति से बाहर विवाह कर सकता था, ना ही उससे भिन्न पेशा अपना सकता था। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख इनमें से किसमें किया गया है? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो अभी ऊपर हमने बात की भी थी, मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका में जो है इसको लेकर के बात की गई है। ऊपर वाले प्रश्न में जस्ट आया था। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी ये किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो है वो आपका इनमें से किसने लिखी है? तो ये लिखा है रोमन मिस्र के बंदरगाहों से नेविगेशन और व्यापार के अवसरों का वर्णन किया गया है। और एक नाविक ने लिखा है, अलेक्जेंड्रिया के एक अनाम नाविक ने। अनाम नाविक है, नाम ही नहीं उसका, इसीलिए ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन जो है वो उपलब्ध है, वो किसमें से मिलता है? तो ये मिलता है आपका इंडिका से, पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। पाटलिपुत्र के नगर परिषद के 5-5 सदस्यों वाली 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? तो पाटलिपुत्र को जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी जो है वो बनाया था। पाटलिपुत्र की स्थापना गंगा और सोन नदी के संगम पर जो है हर्यक वंशीय शासक उदयन ने जो है वो की थी। राजधानी जो है, राजगृह को जो है वो से पाटलिपुत्र बाद में स्थानांतरित किया था, जो ऊपर बता दिया था। विकल्प में उदयन नहीं है, इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य सही उत्तर माना गया है, यहाँ पर क्लियर किया गया है। अगला प्रश्न 91, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? पुष्यमित्र शुंग और मेनांडर ऑप्शन है, और विमा कदफिसेस और गौतमी पुत्र सातकर्णी ये ऑप्शन है। आंसर यहाँ पर सी वाला होगा। यहाँ पर बताया गया है कि कुषाण शासकों द्वारा व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन करना भारतीय उपमहाद्वीप में उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। और कुषाण शासक ही था ये विमा कदफिसेस करके, जिसको स्वर्ण मुद्राओं के प्रचलन का श्रेय प्राप्त है। कला की गांधार शैली इनमें से निम्न समय में फली फूली किसके समय में? तो ये आपका कुषाणों के समय में। कुषाण शासक जो कनिष्क था उसी के शासनकाल में कला जो क्षेत्र है 2 स्वतंत्र शैलियों का विकास हुआ था। एक गांधार शैली थी और एक आपका मथुरा शैली थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान रखिएगा। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। इनमें से किस शासक ने चौथी बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित जो है वो की थी? तो कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका कनिष्क के टाइम में जो है ये हुई थी। कहां पर हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने। उपाध्यक्ष कौन बनाए गए? अश्वघोष। शुंग वंश के बाद कौन से वंश ने भारत पर राज किया था? तो वो वंश था कण वंश करके, सी वाला, जिसको कनवा भी कहते हैं। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? देवभूति। अपने अमात्य वसुदेव के षड्यंत्र के द्वारा मार डाला गया था। उसके बाद आपका नींव पड़ी थी कर्ण वंश की। राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? तो गिरनार के स्तंभ लेक के साथ, जूनागढ़, हाथी गुम्फा, सारनाथ। तो आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा लेक के साथ। इसी से ही खारवेल का इतिहास एकमात्र स्रोत है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये आपका गुप्त काल की विशेषता थी। इनमें से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग में लाया जाता था? कौन सा बंदरगाह था? तो ये आपका था इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। और अगर बात करते हैं इसमें कौन से बंदरगाह थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, जावा, सुमात्रा आदि देशों के साथ व्यापार होता था। और इस पश्चिमी भारत का प्रमुख बंदरगाह था जिसका नाम था भृगु कच्छ करके, भड़ौत जिसको कहते हैं, पश्चिमी देशों के साथ व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याणा, बॉम्बे, ये इससे भी व्यापार होता था। यानी ऑप्शन सभी यहाँ पर सही हो जाएंगे। किस शासक वंश ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे? गुप्त वंश, पाल वंश,
राष्ट्रकूट और प्रतिहार, तो आंसर पहला हो जाएगा गुप्त वंश। सबसे ज्यादा मंदिर और ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है वो अनुदान में दिए गए थे। मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक गांव अनुदान में दिए गए थे। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का छठा भाग जो है वो हुआ करता था। गुप्त अभिलेख में भूमि कर को उद्रंग या भाग कर कहा गया है। 100 प्रश्न है हमारा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन सबसे ज्यादा थी? तो ये हिंद यूनानी लोग और ऑप्शन में है, परंतु आंसर आपका गुप्त जो है वो सही हो जाएगा। गुप्त नरेश वैष्णव मतानुयायी थे और उन्होंने ही इसे अपना राजधर्म जो है वो बनाया था। विष्णु जी का वाहन गरुड़ था। गुप्तों का राज चिन्ह के रूप में जाना जाता है। 101 प्रश्न पर बढ़ते हैं। 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी वीडियो में बाद में जुड़े हों, वीडियो लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा। और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हों तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो शेयर कर सकते हैं तो शेयर भी करते रहिएगा, पर लाइक तो एटलीस्ट जितने लोग देख रहे हैं सभी लोग करते रहिएगा। 25 क्वेश्चन और शेष रह गए। इनमें से किसने पहली बार यह व्यवस्था की थी कि पृथ्वी के अपने दूरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त और सूर्यास्त के साथ साथ सूर्योदय की घटना होती है? ये कौन थे? ये आपके आर्यभट्ट थे। आर्यभट्ट पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ये व्याख्या की थी। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो कौन थे इनमें से? वो थे आपके इनमें से एक से अधिक सुश्रुत, शूद्रक, सौमिला, सौनक। जिसमें से सुश्रुत पहले ऑप्शन है, इन्हीं को ही शल्य क्रिया का जनक भी कहा जाता है। और अगर बात करते हैं सौनक की तो वो ऋग वैदिक कालीन ऋषि के रूप में जाने जाते हैं। शूद्रक जो थे वो गुप्त कालीन नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रकार से सभी आ जाते हैं। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने कौन से विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऊपर क्वेश्चन आया था, नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था, बता चुके हैं हम आपको। ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय गया था, वहीं पर कुलपति थे जिनका नाम था आचार्य शीलभद्र, और 1.5 वर्षों तक उसने अपना योग शास्त्र वगैरह वहां से अध्ययन जो है वो किया था। ह्वेनसांग की जो भारत यात्रा थी उसके समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर जो है वो कौन सा हुआ करता था? आंसर की बात करते हैं तो मथुरा जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कभी बाढ़ निवासी था। कहाँ का निवासी था? तो ये आपका पाटलिपुत्र का निवासी जो है वो हुआ करता था। पाटलिपुत्र क्षेत्र के निवासी थे। हर्षचरित्र, कादम्बरी, चंडी शतक, इनकी ये सभी रचनाएं हैं। चीनी यात्री इत्सिंग ने बिहार का भ्रमण किया था लगभग कितने टाइम में? आंसर की बात करते हैं तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। यहाँ पर 671 से 672 में जब वो युवक था तो 37 बौद्ध सहयोगियों के साथ बौद्ध धर्म के अवशेषों को देखने की इच्छा हुई थी, तब भ्रमण करने आया था और नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन वगैरह भी हुआ था। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो चीनी यात्री फायान जो है वो आया था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में। दोनों ही चीनी यात्री पूछे जाते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में चीनी यात्री फायान आया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अच्छा क्वेश्चन है। तो आंसर की बात करते हैं, कुमार गुप्त जो है वो थे। ह्वेनसांग के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी शक्रादित्य था, जिसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों के प्रति महती श्रद्धा के कारण इसकी स्थापना कराई थी, परंतु कुमार गुप्त प्रथम से की जाती है इसकी पहचान। महेंद्रादित्य की उपाधि भी दी गई थी। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का जो संपर्क था वो किससे हुआ करता था? तो वो जावा सुमात्रा से जो है वो हुआ करता था। पाल वंशीय शासक देवपाल बौद्ध मतानुयायी जो है वो थे। नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए गए थे, ऊपर क्वेश्चन आया था। अगला है, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की और उसके रखरखाव के लिए अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो वो थे इनमें से बाल पुत्र देव। इन्होंने ही जो है वो 5 गांव देने के लिए प्रार्थना की थी। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण जो है वो इनमें से कौन थे? आंसर की बात करते हैं तो मुसलमान आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी के अधीन तुर्क मुस्लिम आक्रमणकारी जो थे उनके द्वारा जो है वो नष्ट कर दिया गया था। खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी जो है वो थे, तो कौन थे? ये आपके चंदेल राजा जो है वो सही हो जाएगा। चंदेल राजाओं के टाइम में ही खजुराहो के मंदिर बनाए गए थे और यहाँ के मंदिरों में सबसे प्रमुख है कंदरिया महादेव का मंदिर।
खजुराहो मंदिर कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम जो है क्या था? आंसर की बात करते हैं तो धर्मपाल आपका सही हो जाएगा। नालंदा अलग है, विक्रमशिला अलग है। विक्रमशिला का विश्वविद्यालय बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। स्थिति ध्यान रखिएगा, बिहार का पेपर दे रहे हैं। स्थापना पाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी, इसको भी याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान थे श्री ज्ञान जो उपाध्यक्ष अतीश के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनमें से राजवंश जो थे उनमें से किसका उल्लेख संगम साहित्य में जो है आपका नहीं हुआ है? तो किसमें नहीं हुआ है? कदम्ब जो है आपका सही हो जाएगा। कदम्ब, इसका उल्लेख जो है संगम साहित्य में नहीं हुआ है। बाकी चेर, चोल, पांड्य बाकी सभी का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है आपका, संगम युग में उरायूर किसके लिए विख्यात जो है वो था? मसाले, कपास, विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार। तो कपास के लिए उरायूर जो है आपका फेमस था। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली में स्थित है आपका कावेरी नदी के तट पर उरायूर संगम। तो यही आपका फेमस था। ये चोलों की राजधानी भी था, ये भी आपको जरूर पता होना चाहिए। कपास और सूती वस्त्रों के लिए जो है ये फेमस था। अगला है मुद्रा राक्षस का लेखक इनमें से जो है वो कौन है? तो आपको पता है कि ऑप्शन विशाख दत्त जो है वो सही हो जाएगा। मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश इसमें डाला गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक जो हैं वो कौन है? तो चंद्रबरदाई आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। स्वप्नवास दत्ता के लेखक जो हैं वो इनमें से कौन है? तो भास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी रचनाएं हैं, लास्ट के जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं। महाकवि भास के नाम से 13 नाटक आपके उपलब्ध हुए हैं, जिन्हें ही 1909 में श्री टी गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर राज्य से प्राप्त किया था। नाटकों के नाम भी यहाँ पर जो है वो दिए गए हैं। और चारुदत्त इसमें देख रहे हैं लास्ट में, ये थोड़ा सा नाम सुना हुआ आपने होगा। स्वप्नवास दत्ता आपने नाम सुना हुआ होगा। तो ये कुछ नाम है जिनको याद रख सकते हैं। अगला है, कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? आंसर की बात करते हैं तो कालिदास ने जो है ये लिखा है। और 17 टोटल इसमें सर्ग हैं, प्रकृति चित्रण इसमें किया गया है। किरातुर जुनी पुस्तक किसने जो है वो लिखी है? तो किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर की बात करते हैं तो भारवी जो है आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, एक चीज ये भी मैं आपको बता दूं कि 500 लाइक का लक्ष्य रखते हैं पीडीएफ के लिए। तो अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो 500 लाइक का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर दीजिएगा। तो पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर तुरंत जो है वो भेज देंगे। छोटा सा लक्ष्य रखते हैं, और ये कोई किसी से रुपए तो लिए नहीं जा रहे हैं, फ्री में है, तो लाइक तो कोई भी कर सकता है। तो उम्मीद है जल्द से जल्द पूरा होगा। अगला है, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो आपका आंसर हो जाएगा मिलिंद पन्हो करके, ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। पीडीएफ कई लोग मांगते हैं, इसलिए मैंने पहले ही स्टार्टिंग में बता दिया। पाली भाषा में बौद्ध भिक्षु नागसेन द्वारा लिखित मिलिंद पन्हो में नागसेन और हिंद यवन शासक मेनांडर के बीच वार्तालाप का वर्णन जो है वो किया गया है। हरचरित नामक पुस्तक जो है वो किसने लिखी है? तो ये बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है, आंसर बी वाला हो जाएगा। और चोल वंश का संस्थापक इनमें से कौन था? विजयालय, करिकाल, आदित्य प्रथम, राजा राजा प्रथम, या इनमें से कोई नहीं वाला? तो आंसर की बात करते हैं, पहला ही ऑप्शन विजयालय सही हो जाएगा। चोल वंश की अगर बात करते हैं संस्थापक के रूप में, क्योंकि स्टार्टिंग में प्रारंभ में पल्लवों का एक सामंती सरदार था। इसने 850 ईस्वी में तंजौर जो था उसको अपने अधिकार में कर लिया था। और तंजौर के जो शैव मंदिर थे, राजराजेश्वर या बृहदीश्वर मंदिर, उसका निर्माण राजराजा प्रथम के टाइम में ही हुआ था। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध है? सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, तमिल संस्कृति की उन्नति। आंसर की बात करते हैं, पहला ऑप्शन ग्राम पंचायत के लिए प्रसिद्ध था चोल काल। सबसे उल्लेखनीय विशेषता के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। टोटल 126 क्वेश्चन है, इसीलिए एक क्वेश्चन हमने आपके लिए भी रखा है। तो ये प्रश्न है कि कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए आपका प्रसिद्ध था? चालुक्य था, चोल था, सोलंकी था, परमार था, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर की बात करते हैं, आंसर चोल वंश आपका सही हो जाएगा, जो कि ऊपर वाले प्रश्न में व्याख्या भी दी गई थी। और ये क्वेश्चन आपके लिए है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, और 126 के साथ ही पूरे क्वेश्चन भी हमारे समाप्त हो गए। सारे क्वेश्चन हमने जो है वो करा दिए, जितने भी प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित हैं। तो ये प्रश्न आपके लिए है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, मंडपम, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में बताइएगा।
और इसी प्रकार और भी टॉपिक वाइज कराएं उसके लिए भी अवश्य कमेंट में बता दीजिएगा। जैसे प्राचीन भारत का इतिहास है, ऐसे मध्यकालीन है, ऐसे आधुनिक भी है, तो जो भी आपको हेल्पफुल लगे उसी के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।